नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेशन देखेंगे। मेनली इसमें ओलंपियाड का एक हम लोग सैम्पल पेपर लेके आए क्लास 7th का 2025-26 का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड देने जा रहे हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई। तो हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के मतलब सिविक्स के 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन होंगे। बस जो क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है ये। सिलेबस देखा जाए तो हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो क्लास 7th की जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके हिसाब से दिया गया है। सोर्सेस ऑफ मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफिज्म एंड रीजनल कल्चर्स हो गए, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन 18th सेंचुरी। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं इसके एमसीक्यूज हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है तो। सेक्शन 2 देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या सिलेबस है। तो अर्थ एंड आर इन्वायरमेंट है, एयर एंड वाटर है, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन है। ठीक है, तो लाइफ इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, डेजर्ट्स, ये सब है। इसके बाद सेक्शन 3 में आप देखेंगे तो सिविक्स है, सिविक्स में डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी दिया गया है चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट है, अनपैकिंग जेंडर है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मार्केट अराउंड अस। तो ये सब चैप्टर्स दिए गए और हॉट्स में वही जो ऊपर के चैप्टर्स थे उसी के थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है टू विच डायनेस्टी दंती दुर्गा बिलोंग्ड। अब दंती दुर्गा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है किस डायनेस्टी का। तो परमार डायनेस्टी गलत है, चंदेल भी गलत है, चेरा भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्रकूट इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दंती दुर्गा जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करता थे। आगे बढ़ते हैं। द टर्म दो चाल एंड चौचाल आर एसोसिएटेड विद डैश। अब देखिए दो चाल और चौचाल की बात करी गई है, ये किससे रिलेटेड हैं। तो प्रीस्ट से रिलेटेड नहीं है, तमिल लिटरेचर से भी रिलेटेड नहीं है, मिनिएचर पेंटिंग से भी रिलेटेड नहीं है, ये रूफ ऑफ टेम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहाँ पर दो चाल हो गया, चौचाल हो गया, ये किससे रिलेटेड, रूफ ऑफ टेम्पल से रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये मेनली जो टेम्पल्स बंगाल के आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दो चाल और चौचाल देखने को मिलेगा। अगर कोई भी टेम्पल होता है बंगाल में तो वहाँ पर क्या है कि अगर दो रूफ होते हैं केवल, ठीक है, दो रूफ में ही पूरा टेम्पल है तो उसको कहते हैं दो चाल। और क्या होता है अगर चार रूफ हैं, दो इधर हो गए दो इधर हो गए, चार रूफ अगर देखने को मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चौचाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी मैनी राजपूत रूलर्स हैड एक्सेप्टेड द suzerainty of Mughals. Which among the following was the only state which defied their authority? अब देखिए मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेनली पूछा गया है कौन सा ऐसा यहाँ पर किंगडम था, या कह सकते हैं कौन सा ऐसा राजपूत रूलर थे कहाँ के जो मुग़ल की जो बादशाही थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उनके अधीन नहीं हुए थे, ये पूछा गया। तो बूंदी हो गया था, अलवर भी हो गया था, जोधपुर भी हो गया था, मेवाड़ नहीं हुआ था। ठीक है, आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के बारे में, तो मेवाड़ के ही थे। आगे आते हैं। वाई इज देयर अ कंपटीशन अमंग द शॉप्स इन वीकली मार्केट्स। अब वीकली मार्केट्स जो लगती हैं घर के आसपास, उसमें आप देखेंगे वीकली मार्केट्स का मतलब यह है कि वीक में केवल एक दिन लगेगी। ठीक है, वीकली ये मत सोचिएगा हर वीक लगेगी या हर वीक में डेली लगेगी, नहीं, एक हर वीक लगती है लेकिन हर वीक में केवल एक ही दिन लगती है। और उसमें होता क्या है, जो शॉप होती हैं दे आर शॉप दैट सेल द सेम गुड्स। ठीक है, अब कहीं भी अगर कंपटीशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कई सारी दुकानें हो जाती हैं और कई सारी दुकानें एक ही जैसा सामान जब बेचती हैं तो वहाँ कंपटीशन देखने को मिलता है। तो क्या करता है कोई हो सकता है आपको कुछ ऑफ़र दे दे, कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ एक के साथ एक फ्री कर दे, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाते भी हैं क्योंकि सस्ती और अच्छी चीज़ इसमें मिल जाती है। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डिसाइडिंग नॉट टू हायर और प्रमोट समवन। अब क्या कहा गया यहाँ पर कि ये डिसाइड किया गया कि किसी को हायर नहीं करना है, किसी को प्रमोट नहीं करना है। ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ डिफरेंटली, एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। पेइंग लेस बेस्ड ऑन देयर जेंडर। अब जैसे मेन है तो मेन को ज़्यादा तनख्वाह देनी है, वुमेन को कम तनख्वाह देनी है, कम वेजेस देनी है, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, अनटचेबिलिटी नहीं कहेंगे, स्टीरियोटाइप भी नहीं कहेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एंडोजेनिक फोर्स। अब देखिए दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक एंडोजेनिक होता है जो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है, जो अर्थ के अंदर से जनरेट होता है, जैसे मैग्मा है, तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर से मेंटल से मैग्मा निकलता है और अर्थ के सरफेस पे आता है, तो उसको लावा कहते हैं। तो ये क्या है, जो मैग्मा निकल रहा है वो एक फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से निकलता है, उसी को एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, अर्थ पे पहाड़ है और क्या है, हवा चल रही है, फिर क्या होता है, हवा क्या करती है, धीरे धीरे करके इस पहाड़ को इरोड करती है, तो हो सकता है पहाड़ की हाइट कम हो जाए। तो ये जो फोर्सेस है, विंड हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब एक्सोजेनिक फोर्स कहलाते हैं। कैसे फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। तो आपसे पूछा गया है एंडोजेनिक फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ, बिल्कुल ठीक है, एंड कॉज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है और वर्टिकल मूवमेंट्स हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो जैसे अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, अगर ओशन में हो रहा है तो सुनामी आ सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वर्टिकल मूवमेंट से क्या होता है, माउंटेन का जनरेशन होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। अब पूछा गया है इसमें से एंडोजेनिक फोर्स से क्या नहीं होता है, तो अर्थक्वेक तो होते हैं, वोल्केनो भी होते हैं, माउंटेन्स भी बिल्ड होते हैं, क्या नहीं होता है, ग्लेशियर्स नहीं होते हैं। तो ग्लेशियर जो है ये सही हो जाएगा। ग्लेशियर मेनली क्या होता है, कहीं पानी अगर इकट्ठा हो गया और उस जगह का टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया, तब ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है। आगे आते हैं, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्या हो सकता है, जैसे लद्दाख में आप देखेंगे तो याक मिलते हैं, सहारा डेजर्ट में क्या मिलता है, तो बाइसन नहीं मिलता, बाइसन मेनली बफेलो की एक प्रजाति होती है, ठीक है, ऑटर भी नहीं मिलता है, स्लॉथ भी नहीं मिलता है, क्या मिलता है, हाइना मिलता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया, सपोज अ रॉकेट हैज बीन लॉन्च्ड दैट रीच अ हाइट ऑफ 98 किलोमीटर। अब 98 किलोमीटर तक पहुंच गया है कोई रॉकेट, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट नाउ। अब 98 किलोमीटर में आपको बताना है कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होगी। तो पहले आपको बता देते हैं, सबसे नीचे जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर की होती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर अगर आप देखेंगे तो ये 45 से 50 किलोमीटर तक होती है, 40 किलोमीटर मान लेते हैं चलिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद मीजोस्फेयर आती है, मीजोस्फेयर की हाइट 80 किलोमीटर तक होगी। इसके बाद थर्मोस्फेयर आती है, थर्मोस्फेयर की हाइट जो होती है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा में आती है। तो यहाँ पर क्योंकि 80 किलोमीटर से ज़्यादा की बात हो रही है तो थर्मोस्फेयर विल बी द करेक्ट आंसर। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, एग्जॉस्फेयर आ जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा थर्मोस्फेयर की जो हाइट होती है, मतलब कहाँ तक थर्मोस्फेयर एग्जिस्ट करता है, 80 किलोमीटर से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। कभी कोई पूछ लिया था ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेफर टू द नेम्स ऑफ फ्यू ओशनिक करंट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर देखिए आपको कुछ ओशनिक करंट्स दिखाई पड़ रही होंगी जो बॉक्स में दी हुई हैं। आपको करना क्या है, बताना है हाउ मेनी ऑफ देम फ्लो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कितनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए ये इक्वेटर लाइन हो गई, ठीक है, ये ऊपर जो है इक्वेटर लाइन की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है और नीचे क्या आता है, सदर्न हेमिस्फीयर आता है, ठीक है। इसको हम लोग एक डायग्राम से देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी करंट कहाँ फ्लो करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछा गया था, तो अलास्का करंट आप देखेंगे इधर वेस्ट साइड में अलास्का करंट है, ठीक है। अलास्का करंट जो है वेस्ट साइड में, अब यहाँ पर जो डार्क लाइन बनी है इसका मतलब वो हॉट करंट है। तो वार्म करंट होती है, गर्म करंट है। उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो नीचे निकल रही है कैलिफोर्निया करंट। अब यहाँ डॉटेड लाइंस दी गई हैं तो ये कैसी करंट है, ये कोल्ड करंट है। इसके बाद में इक्वेटोरियल करंट हमेशा कैसी रहती है, हॉट रहती हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इक्वेटोरियल करंट कभी भी आपको दिखाई पड़े तो हमेशा हॉट ही होगी, कोल्ड नहीं हो सकती है। इसके बाद यहाँ से देखिए और वेस्ट नीचे आइए, साउथ अमेरिका में आएंगे तो हम्बोल्ट करंट दिखाई पड़ेगी। हम्बोल्ट को एक और नाम दिया गया पेरू करंट भी कहते हैं। अब हम्बोल्ट करंट जो है वो इधर अर्जेंटीना, इधर चिली के आसपास आपको देखने को मिलेगी, इधर से निकल रही है हम्बोल्ट करंट। तो ये क्योंकि पोल के आसपास से निकलती है, यह कह सकते हैं आर्कटिक सर्कल के आसपास से निकल रही है, इस वजह से एक ऐसी करंट है, कोल्ड करंट है हम्बोल्ट।
अब इसी के अगर ईस्ट में आ जाए तो देखेंगे एक और करंट निकल रही है फाकलैंड, यहाँ फाकलैंड आइलैंड है बिल्कुल टिप पे, साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो यहाँ से फाकलैंड आइलैंड से करंट निकलती है, इसको फाकलैंड करंट बोलते हैं, और ये भी कैसी करंट है, कोल्ड करंट है। और फाकलैंड करंट के जस्ट अपोजिट से करंट आ रही है जिसको बोला गया ब्राजीलियन करंट, और ये कैसी करंट है, हॉट करंट है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट करंट ये हो जाती है, हम लोग अटलांटिक में ही रहेंगे। अटलांटिक में ऊपर से देखिए, अब ये लेब्राडोर करंट आ रही है, लेब्राडोर सी से आती है लेब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट है। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, और गल्फ से जब भी याद रखिएगा, गल्फ से जो करंट निकलेगी वो हमेशा हॉट करंट होगी। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी करंट है, हॉट करंट है। अब ये दो पार्ट में टूट गई, एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई जो हॉट करंट थी, और एक चली गई नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैनरीज जनरेट हुई है, कैनरीज करंट जो है ये भी कैसी करंट है, ये भी कोल्ड करंट है, कैनरीज करंट, याद रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब इधर आ जाइए, चाइना की तरफ आ जाइए, तो एक मतलब चाइना जापान की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो ओयाशियो मिलेगी। ओयाशियो जो है, ओयो से याद रखिए, ओयो मतलब होता है कूल, ठीक है। तो ओयाशियो जो करंट है कैसी करंट है, कोल्ड करंट है, ऊपर से आ रही है, और नीचे से कुरोशियो जा रही है जो कैसी करंट है, हॉट करंट है। इसके बाद इधर आसपास थोड़ी सी करंट और देख ली जाए तो एक इम्पॉर्टेंट करंट यहाँ बच रही है, एक क्या दो बच रही है, अफ्रीका में देखिएगा, बिल्कुल साउथ अफ्रीका के पास में आके, तो वेस्ट साइड में आपको दिखेगी बेनग्यूला करंट, ठीक है। तो बेनग्यूला करंट जो है ये कोल्ड करंट है, और इसी तरीके से इक्वेटर से नीचे आती हुई दिखाई पड़ेगी आपको अगुल्हाज करंट, ठीक है। इसको बगल में आप देखेंगे मोजाम्बिक करंट भी है। तो ये सब कैसी करंट होती है, हॉट करंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कुरेशियो आपने क्या देखा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी। अब बेनग्यूला फिर से देखिए, बेनग्यूला कहाँ पर है, बेनग्यूला कभी कभी लोग मिस कर देते हैं, तो बेनग्यूला इधर अफ्रीका में है, कोल्ड करंट है लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो ये तो कोल्ड करंट है और किसमें है, सदर्न हेमिस्फीयर में। कैलिफोर्निया आपने क्या देखा था, अमेरिका में थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी, ये है, आप फिर से देख सकते हैं इसको, तो ये भी हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेब्राडोर ऊपर से आ रही थी तो ये भी कोल्ड करंट, मतलब ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है। अगुल्हाज देखिए, फिर से साउथ अफ्रीका में आ जाइए, अगुल्हाज नीचे है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये भी नहीं होगी। ओएशियो ऊपर से आ रही है, इसका मतलब ये कोल्ड करंट है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है। तो 1 2 3 और 4 करंट्स ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, देर आर सेवरल इंस्टांसेस। अब देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। देर आर सेवरल इंस्टांसेस व्हेन मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स। देखिए कई बार ऐसे इंस्टांस होते हैं जब मीडिया उस चीज़ को कवर नहीं करती है, ऐसे इश्यूज को कवर नहीं करती है जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बात बिल्कुल क्या है, सही है। इन अ सेंसरशिप गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर न्यूज़ आइटम। अब देखिए सेंसरशिप में गवर्नमेंट क्या करती है, या तो न्यूज़ आइटम को ही रोक देगी, या किसी मूवी सीन को रोक देती है, पब्लिश नहीं होने देती है। लिरिक्स में अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो लार्जर पब्लिक को डिस्टर्ब कर सकती है तो उसको रोक दिया जाता है, कट कर दिया जाता है उतने पार्ट को फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद लार्जर पब्लिक। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन 2 स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 की। ये अलग ही तरीके का स्टेटमेंट है, ये अलग ही तरीके का स्टेटमेंट है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए जो एक सैम्पल पेपर था। इसके अलावा और भी पहले के सैम्पल पेपर्स बने हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं, और चैप्टर वाइज हम लोग ने पूरे के पूरे एमसीक्यूज का सेट बनाया है जिसको प्लेलिस्ट में लगाया है, आप उसको वहां जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।